हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। पिछले वीडियो में अपन ने डेमोक्रेसी लोकतंत्र टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज़ किए थे। आज फिर लोकतंत्र से ही हम कुछ एमसीक्यूज़ और करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह टॉपिक यूजीसी नेट स्कूल लेक्चरर एंड कॉलेज प्रोफेसर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए करते हैं शुरू। किन सिद्धांतकारों ने लोकतंत्र को मुख्यतः प्रक्रियात्मक रूप में माना है? मार्क्सवादी सिद्धांतकार, अभिजनवादी सिद्धांतकार, अराजकतावादी सिद्धांतकार और नारीवादी सिद्धांतकार। तो इसका आंसर आएगा बी। अभिजनवादी सिद्धांतकार लोकतंत्र को मुख्यतः प्रक्रियात्मक रूप में मानते हैं। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का मुख्य जोर किस पर होता है? सामाजिक समानता पे, चुनाव एवं प्रतिनिधि शासन की प्रक्रिया पे, आर्थिक संसाधनों के वितरण पे और धार्मिक स्वतंत्रता पे। तो इसका आंसर आएगा सामाजिक समानता पे। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का मुख्य जोर सामाजिक समानता पे है। तत्वात्मक लोकतंत्र मुख्यतः किससे संबंधित है? केवल राजनीति से? तत्वात्मक लोकतंत्र मुख्यतः किससे संबंधित है? केवल राजनीतिक लोकतंत्र से, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र से, सैन्य शासन से, निरंकुश शासन से? तो बताइए किससे संबंधित है तत्वात्मक लोकतंत्र? तो इसका आंसर आएगा बी, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र से। तत्वात्मक लोकतंत्र का मतलब है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तत्वात्मक लोकतंत्र की अवधारणा किस राज्य व्यवस्था में अधिक दिखाई देती है? पुलिस राज्य में, कल्याणकारी राज्य में, तानाशाही राज्य में, राजतंत्रीय राज्य में? तो ये होगा कल्याणकारी राज्य में। तत्वात्मक लोकतंत्र की अवधारणा कल्याणकारी राज्य में पाई जाती है। राज्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसके सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है, ना कि सिर्फ राजनीतिक विकास के लिए। तो तत्वात्मक लोकतंत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की बात की जाती है और ये कल्याणकारी राज्य में पाया जाता है। तत्वात्मक लोकतंत्र में चुनाव और प्रतिनिधि शासन के अतिरिक्त नागरिकों को क्या प्रदान किया जाता है? केवल कर में छूट, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सैन्य प्रशिक्षण और धार्मिक नियंत्रण? तो इसका आंसर होगा बी, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार। मैं आपको एक ही पॉइंट से 4-5 क्वेश्चन करवा रही हूँ जिससे वो अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे तत्वात्मक लोकतंत्र क्या है, तो उसमें मैंने 5-6 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तत्वात्मक लोकतंत्र क्या है और उसमें क्या क्या किया जाता है, कौन से राज्य में वह पाया जाता है, मतलब कौन से राज्य को कहते हैं तत्वात्मक लोकतंत्र, और उसमें राज्य जनता के लिए क्या क्या करता है। ये सब एक हर पॉइंट से मैंने 5-6 क्वेश्चन बनाए हैं जिससे अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तत्वात्मक लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है केवल सरकार बनाना, लोगों को सशक्त बनाना, विपक्ष को समाप्त करना, राज्य की शक्ति बढ़ाना। तो इसका आंसर होगा बी, लोगों की को सशक्त बनाना। सामाजिक व आर्थिक कार्य तत्वात्मक लोकतंत्र में किए जाते हैं। मनुष्य के का विकास के उसको साधन परिस्थितियाँ दी जाती हैं, उसको व्यक्ति के विकास के लिए ऐसे कार्य किए जाते हैं जो अपने व्यक्तित्व का वो विकास कर सके। इसलिए तत्वात्मक लोकतंत्र में लोगों को सशक्त बनाने का कार्य किया जाता है, ना कि विपक्ष को समाप्त करने का या राज्य की शक्ति बढ़ाने का या केवल सरकार बनाना। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक किसे प्रमुख स्थान देते हैं? सैन्य शक्ति को, लोकतंत्र के मूल्यों को, धार्मिक नियंत्रण को, एकदलीय शासन को? तो इसका आंसर आएगा बी, शास्त्रीय लोकतंत्र में लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ाया जाता है, ना कि सैन्य शक्ति को या धार्मिक नियंत्रण को या एकदलीय शासन को। व्यक्ति के नैतिक विकास के और सामाजिक विकास के लिए कार्य किया जाता है शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र में। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र को किस रूप में भी मानते हैं? शास्त्रीय जो उदारवादी हैं वो लोकतंत्र को किस रूप में मानते हैं? सैन्य व्यवस्था के रूप में नहीं, जीवन शैली, तानाशाही व्यवस्था के रूप में नहीं, आर्थिक नियंत्रण नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, जो शास्त्रीय उदारवादी हैं वो सिर्फ एक लोकतंत्र को एक राजनीतिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन जीने की शैली के रूप में भी मानते हैं लोकतंत्र को। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांतकार कौन हैं? लॉक और बेंथम,
मार्क्स और एंगल्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, रूसो और हॉब्स। तो इसका आंसर आएगा लॉक और बेंथम। लॉक और बेंथम शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख समर्थक हैं। वो राज्य को सिर्फ एक लोगों के प्रोटेक्शन के लिए मानते हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य बनाए, बाकी चीज़ों में राज्य हस्तक्षेप ना करे। सीबी मैकफरसन ने अपनी पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र को क्या कहा है? सहभागी लोकतंत्र, संरक्षक मॉडल, समाजवादी मॉडल, अभिजन मॉडल। तो इसका आंसर आएगा बी। सीबी मैकफरसन की एक बुक है, ये कई बार पूछ ली जाती है, बुक बी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। और ये 1977 में कई बार सीरियल वाइज बुक्स का मिलान करना दे देते हैं कि ये बुक्स किसकी है, थिंकर्स के नाम, या फिर बुक्स देके और उस पर ना ये पूछ लेते हैं कि ये कब लिखी गई है। तो वो चीज़ इसका ये भी 1977 भी याद रखना। और बुक का नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो उन्होंने इस बुक में लोकतंत्र को, अपनी पुस्तक में शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र को संरक्षक मॉडल कहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य जनता की सुरक्षा के लिए है। सार्टोरी की पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी 1973 किससे संबंधित है? समाजवाद के सिद्धांत से, लोकतंत्र के सिद्धांत हैं उसकी आलोचना से, पूंजीवाद के विकास और साम्यवाद के इतिहास से। तो इसका आंसर आएगा बी। लोकतंत्र के सिद्धांत हैं उसकी आलोचना से संबंधित है। सार्टोरी की जो बुक है, सार्टोरी लोकतंत्र के जो सिद्धांत है उनका जिक्र करते हैं, लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। सार्टोरी के अनुसार लोगों का शासन क्यों एक भ्रम है? वो लोकतंत्र को, लोगों के शासन को कहते हैं ना, जनता का जनता के लिए शासन, तो वो उसको एक भ्रम बताते हैं। वो क्योंकि जनता कभी मतदान नहीं, क्यों बताते हैं? क्योंकि जनता कभी मतदान नहीं करती, क्योंकि लोकतंत्र में शासन प्रक्रिया प्रतिनिधियों के माध्यम से चलती है, क्योंकि लोकतंत्र केवल राजतंत्र है, क्योंकि चुनाव अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बी। सार्टोरी कहते हैं लोकतंत्र में शासन प्रक्रिया प्रतिनिधियों के माध्यम से चलती है, ना कि जनता डायरेक्ट शासन करती है। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं है, ये प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतंत्र सरकारें चलती हैं, कार्य होते हैं, इसलिए वो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये कई बार पूछ लिया जाता है कि लोगों का शासन क्यों एक भ्रम है, ये किसने बोला है? तो ये याद रखना, कार्ल मैनहीम की पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1936 में लोकतंत्र के संबंध में क्या कहा गया है? जनता प्रतिदिन शासन करती है, लोग समय शासन नहीं करते, इसलिए समय समय पर चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता नहीं है, केवल अभिजात वर्ग को मताधिकार होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा बी। लोग समय शासन नहीं करते, इसलिए समय समय पे चुनाव होते हैं। प्रत्येक से जो वो है शासन है वो संभव नहीं है, उसमें कई सारी कठिनाइयां हैं, इसलिए लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं और इसीलिए समय समय पे उनके चुनाव होते हैं, उनको चुनने के लिए चुनाव होते हैं। ये मैंने बोला है, ठीक है। रेमंड के अनुसार उदारवादी लोकतंत्र में और सोवियत व्यवस्था में क्या अंतर है? उदारवादी लोकतंत्र में वर्ग समाप्त हो जाते हैं। उदारवादी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग विभाजित होते हैं, जबकि सोवियत व्यवस्था में एकीकृत होते हैं। दोनों व्यवस्थाएं समान हैं, सोवियत व्यवस्था में कोई विशिष्ट वर्ग नहीं होते। तो उन्होंने कहा है, रेमंड ने, उदारवादी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग विभाजित होते हैं, जो शासन करते हैं, अलग अलग वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग अलग अलग जो शासन करते हैं वो विभाजित होते हैं, लेकिन सोवियत व्यवस्था में ये एकीकृत होते हैं। ये उन्होंने बोला है रेमंड ने। तो ये याद रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है। अभी तो इनका नाम देके ऐसे पूछा है, कई बार ये पूछ लेते हैं उदारवादी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग विभाजित होते हैं, जबकि सोवियत व्यवस्था में एकीकृत होते हैं। ये किसने कहा? बहुलवादी लोकतंत्र के अनुसार समाज में सत्ता के लिए कौन प्रतिस्पर्धा करते हैं? केवल राजा, केवल एक राजनीतिक दल, अनेक हित समूह या संगठन, केवल न्यायपालिका। तो बहुलवादियों का मानना है
कि लोकतंत्र में कई हित समूह हैं, वो अनेक हित समूह एवं संगठन होते हैं जो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कई दबाव समूह होते हैं, कई दल होते हैं, कई गुट होते हैं जो सौदेबाजी करते हैं और आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और वो सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार लोकतंत्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं? राजतंत्र, बहुलतंत्र, तानाशाही, समाजशास्त्र। तो ऑब्वियसली आंसर बी आएगा, बहुलतंत्र। बहुलवादी लोकतंत्र में लोकतंत्र के सिद्धांतकार लोकतंत्र के स्थान पे कौन सा शब्द यूज करते हैं? बहुलतंत्र। बहुलतंत्र का सही अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है इसका सही? एक व्यक्ति का शासन, बहुसंख्यक जनता का शासन, बहु अल्पसंख्यकों का शासन और सेना का शासन। अभी आप लोग देखिए, ये आपको इजी लग रहा होगा कि बहुतंत्र का सही अर्थ क्या है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बहुसंख्यक जनता का शासन और बहुल अल्पसंख्यकों का शासन कि कौन सा करें। और अधिकतर अपन लोग यही करेंगे, बहुसंख्यक जनता का शासन, लेकिन ये नहीं है, इसमें आएगा बहुल अल्पसंख्यकों का शासन। बहुलवादी मानते हैं कि बहुत सारी जनता का इसमें वो नहीं होता भागीदारी, बहुत सारे अल्पसंख्यक समूह होते हैं वो शासन करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र को मेडिसनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स मेडिसन को, कार्ल मार्क्स को, जॉन लॉक को, रूसो को। तो इसका आंसर आएगा ए, जेम्स मेडिसन ने बहुलवादी लोकतंत्र का, इसमें ना मेडिसनवादी का जो थे थिंकर, उनका काफ़ी वो था इनमें सहयोग, तो इसीलिए इसको बहुलवादी लोकतंत्र को मेडिसनवादी लोकतंत्र कहा जाता है। बहुलवादी लोकतंत्र के शासन किस आधार पर चलता है? केवल बहुमत के आधार पे, केवल सैन्य शक्ति पर, आम सहमति और सौदेबाजी के आधार पे, राजा की इच्छा पे। तो आंसर आएगा सी। अब इसमें भी देखो दो कंफ्यूजन वाले ऑप्शन है, केवल बहुमत के आधार पे और आम सहमति एवं सौदेबाजी के आधार पे, तो अपन इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें आएगा आम सहमति। बहुलवाद में आम सहमति एवं सौदेबाजी के आधार पे काफ़ी अल्पसंख्यक वो होते हैं, गुट होते हैं जो शासन करते हैं और शासन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। नव बहुलवाद का प्रमुख प्रतिपादक किसे माना जाता है? रॉबर्ट डहेल को, कार्ल मार्क्स को, रूसो को, जॉन लॉक को। तो इसमें आएगा रॉबर्ट डहेल। रॉबर्ट डहेल को नव बहुलवाद का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। नव बहुलवाद को किस रूप में देखा जाता है? शास्त्रीय बहुलवाद का संशोधित संस्करण, समाजवाद का रूप, निरंकुश शासन का रूप और राजतंत्र का रूप। तो आंसर आएगा शास्त्रीय बहुलवाद का संशोधित रूप है ये शास्त्रीय बहुलवाद है ऊपर, और अब ये नव बहुलवाद शुरू हो गया और इसमें शास्त्रीय बहुलवाद है उसका ही कुछ संशोधित रूप इसमें है, जो ये असंतुष्ट थे रॉबर्ट डहेल और ये थिंकर हैं ये, जिससे उन्होंने फिर शास्त्रीय बहुलवाद का संशोधन किया तो वो नव बहुलवाद कहलाया। नव बहुलवाद के अनुसार समाज में कौन से समूह अधिक शक्तिशाली होते हैं? धार्मिक समूह, सांस्कृतिक समूह, आर्थिक समूह, शैक्षिक समूह। तो आंसर आएगा सी। नव बहुलवादी हैं, उन्होंने आर्थिक समूह को बताया कि आर्थिक समूह सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और वो ही अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए वो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इन्होंने जो नव बहुलवादी हैं उन्होंने आर्थिक समूह को इसमें अधिक शक्तिशाली बताया है, जो सत्ता को प्राप्त करते हैं और उसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। नव बहुलवाद के अनुसार शासन सत्ता की प्रतिस्पर्धा में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो केवल मतदाताओं का, आर्थिक समूहों का, न्यायपालिका का और सेना का। तो आंसर आएगा बी, आर्थिक समूहों का। नव बहुलवादी मानते हैं कि शासन सत्ता की प्रतिस्पर्धा में आर्थिक समूहों का, जो उद्योगपति होते हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव होता है, वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। हमारे यहाँ भी देख लीजिए जो अधिक वो जो उद्योगपति हैं या जो स्ट्रॉन्ग जो आर्थिक समूह हैं वो ही ज़्यादा राजनीति को प्रभावित करते हैं। C.B. मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी
1977 में लोकतंत्र के कितने मॉडलों का उल्लेख किया है? ये ऊपर भी बुक का नाम आया था, तो ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबी मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में लोकतंत्र के कितने मॉडलों का उल्लेख किया था? तो इसका आंसर आएगा सी, 4। उन्होंने 4 मॉडलों का उल्लेख किया था। मैकफर्सन ने लोकतंत्र के सिद्धांत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा? उन्होंने 2 भागों में बांटा था लोकतंत्र को, संरक्षणात्मक और विकासात्मक। 2 भागों में उन्होंने लोकतंत्र को बांटा था। और ये है कितने मॉडलों में? तो मॉडल 4 बताए थे उन्होंने, और लोकतंत्र के सिद्धांतों को कितने भागों में? सिद्धांत 2 बताए थे, संरक्षणात्मक और विकासात्मक। मैकफर्सन ने विकासात्मक मॉडल में किन विचारकों को रखा? मिल और रूसो, लॉक और बेंथम, मार्क्स और लेनिन, हॉब्स और ऑस्टिन। तो इसका आंसर आएगा ए, मिल और रूसो को उन्होंने विकासात्मक मॉडल से जोड़ा था, क्योंकि मिल और रूसो ने इस पे जोर दिया था कि राज्य है वो व्यक्ति के विकास के लिए है, और वो व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करेगा, उसको ऐसी दशाएं उपलब्ध करवाएगा। मैकफर्सन के अनुसार संरक्षणात्मक मॉडल में किन विचारकों को रखा गया है? लॉक और बेंथम को, मिल और रूसो को, मार्क्स और लेनिन को, प्लेटो और एरिस्टोटल को। तो इसका आंसर आएगा बी, लॉक और बेंथम को। बेंथम ने राज्य को व्यक्ति के संरक्षण के लिए बताया है कि उसकी सुरक्षा, राज्य है वो व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है। तो उन्होंने संरक्षणात्मक मॉडल से लॉक और बेंथम को जोड़ा था, और विकास के लिए मिल और रूसो को जोड़ा था, क्योंकि मिल और रूसो ने व्यक्ति के विकास पे ज़्यादा जोर दिया था कि राज्य व्यक्ति के विकास के लिए दशाएं उपलब्ध करवाएगा, उसको संसाधन उपलब्ध करवाएगा। तो ये देख लीजिएगा, मैकफर्सन ने विकासात्मक और संरक्षणात्मक 2 मॉडल दिए, 2 सिद्धांत बताए थे। उनमें से मिल और रूसो है उसको विकासात्मक से जोड़ा था, और लॉक और बेंथम को संरक्षणात्मक से जोड़ा था। विकासात्मक मॉडल के अनुसार लोकतंत्र क्या है? केवल शासन प्रणाली, केवल चुनाव प्रणाली, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का साधन और सैन्य नियंत्रण व्यवस्था। तो आंसर आएगा बी, विकासात्मक मॉडल किसने दिया? और व्यक्ति के ये किस चीज़ के लिए कार्य करेगा? तो ये मैकफर्सन ने दिया है। विकासात्मक और संरक्षणात्मक जो सिद्धांत बताए, तो संरक्षणात्मक में बेंथम और लॉक को जोड़ा, विकासात्मक में मिल और रूसो को जोड़ा, और विकासात्मक मॉडल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का साधन है। जियोवानी सार्टोरी के अनुसार जनता का शासन एक भ्रम क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में केवल राजा शासन करता है, क्योंकि सत्ता विभिन्न प्रतिस्पर्धी नेतृत्व समूह के बीच संचालित होती है, क्योंकि जनता को मताधिकार नहीं मिलता, क्योंकि चुनाव नहीं होते। तो इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि सत्ता विभिन्न प्रतिस्पर्धी नेतृत्व समूह के बीच संचालित होती है। ये सार्टोरी ने बोला है। जनता का शासन एक भ्रम क्यों है? क्योंकि जनता प्रत्यक्ष शासन नहीं करती है, उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो ही शासन का संचालन करते हैं, और जो प्रतिस्पर्धी समूह है वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और वो प्रतिस्पर्धा करके और चुनाव जीतते हैं, और वो ही शासन चलाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन की बात कही गई है, जैसे अब्राहम लिंकन ने ये बात बोली थी, तो वो गलत है। कई थिंकर्स उन्होंने बोली थी कि जनता का बहुत बड़ा भाग इसमें भाग लेता है, बहुत बड़ा जो जनता का समूह है वो इसमें भाग लेता है, ये जनता का शासन है। तो उन्होंने ये चीज़ ध्यान रखना कि सार्टोरी ने बोला था कि ये एक भ्रम है, ठीक है। सार्टोरी से याद ना रहे तो सट्टा लगा लेना कि सट्टे, जैसे अपन बोलते हैं ना कि सट्टा मार रहा है, तो उन्होंने बोला था, ये डेफिनेशन कई बार आती है, उन्होंने बोला था कि ये है ना एक भ्रम है, जनता का शासन एक भ्रम है, क्योंकि सत्ता विभिन्न प्रतिस्पर्धी नेतृत्व समूह के बीच संचालित होती है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज। अगले वीडियो में अपन आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक एक टॉपिक से
4-4 5-5 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, तो जिससे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक शेयर एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।